मैंने आपको इसके पहले सोशियोलॉजी की 3-4 वीडियो बना दी है। पेपर फर्स्ट जिसमें मैंने आपका इमर्जेंस, सोशियोलॉजी, नेचर स्कोप और सोशल ग्रुप एंड कम्युनिटी ये कवर कर दिया है। अपने आपका फर्स्ट पेपर जो आपका टॉपिक है फर्स्ट पेपर का वो सारी चीज़ें कवर कर दिया है मैंने इसके पहले वाले वीडियोज़ में। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ पेपर 2, इसमें सिर्फ आपका पुरुषार्थ मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था और पुरुषार्थ के बाद अब वर्णा पढ़ाने जा रही हूँ, वर्णा सिस्टम। वर्णा सिस्टम है क्या, तो आज हम इस वीडियो में वर्णा सिस्टम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वर्णा सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओरिजिन, कैसे ओरिजिनेट हुआ ये वर्णा सिस्टम, इसका नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा, बिहेवियर कैसा, फिर इसके डीमेरिट्स क्या रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वर्णा, व्हाट इज वर्णा। तो वर्णा एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, एक संस्कृत वर्ड है जो कि सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था। इसकी ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, ऋग्वेदा में। सबसे पहले ऋग्वेद में यूज़ हुआ था हमारा ये वर्णा वर्ड। उसमें पुरुषा सुक्तम एक कोर्स है, उसी में ये वर्ड यूज़ हुआ वर्णा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें अभी आप मत देखिएगा, ये सारी चीज़ें अभी आप मत देखिएगा। अभी बस आप क्या देखिए, अभी आप बस इतना देखिए, इतना जो इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले वर्णा सिस्टम हमें ऋग्वेद में देखने को मिला, पुरुष सुक्तम में, जिसमें हाँ जो सोसाइटी थी उसको 4 ग्रुप में बांटा गया, ब्राह्मण्स, राजन्या, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, जो क्षत्रिय जिसको हम अभी पढ़ते हैं वो उस टाइम ऋग्वेद में उस टाइम राजन्या के नाम से जाना गया था। बाद में जब दूसरी जगह उसका यूज नेम आएगा तब ये क्षत्रिय में चेंज कर दिया जाता है, वो हमें आपको बताते हैं। ठीक है, कि 4 फेजेस में बांटा गया ऋग्वेद में, हम इतना ये जानते हैं, हमको ऋग्वेद से इतना मिला वर्णा सिस्टम के बारे में। फिर ये तो पहला था जहाँ से हमको मिलता है ये वर्णा सिस्टम के बारे में। दूसरा जो हमको मिलता है, दूसरा हमको कहाँ से मिलता है, पोस्ट वैदिक पीरियड्स, जैसे कि धर्मशास्त्र, पुराणास एंड महाभारता। तो धर्मशास्त्र में क्या क्या चीज़ें बताएंगे वर्णा से रिलेटेड। जैसे ऋग्वेदा में जब हमको सबसे पहले मिला तो उसमें क्या बताया गया था हमको कि इस सोसाइटी को 4 फेजेस में बांटा गया वर्णा सिस्टम के अंदर। ब्राह्मण्स, राजन्या जिसको क्षत्रिय हम बोलते हैं, वैश्य एंड शूद्र। क्योंकि ब्राह्मण्स का काम उन्होंने क्या बताया था, ब्राह्मण्स वो थे जो प्रीस्ट थे, जो टीच करते थे, अपने गुरुकुल वगैरह वाला सिस्टम था, टीच करते थे, बच्चे जाते थे, उनको पढ़ाया जाता था, पूजा पाठ करना, एज अ गुरु का काम करना, ये सारे काम, ज्ञान देने का जो काम, एज अ पोजिशन ऑफ गॉड इनका था ब्राह्मण्स का। क्योंकि ज्ञान देने का काम कौन करता है, गॉड करता है। तो ब्राह्मण उस टाइम ज्ञान देने का काम कर रहे थे, वो गॉड का काम कर रहे थे, उसे पोजीशन ऑफ गॉड थे, तो इसलिए इसको टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा गया। वन हायरार्की में सबसे टॉप पे कौन था, ये पूरी हायरार्की थी, इस पर टॉप पे कौन था, ब्राह्मण्स। उसके बाद राजन्या जिसको आप क्षत्रिय हम लोग कहते हैं, ये पोस्ट वैदिक पीरियड से इसको नाम क्षत्रिय पड़ जाएगा। तो राजन्या जो था या क्षत्रिय कह लें, इसमें क्या चीज़ें हुई, इसमें बोला गया कि क्षत्रिय राजन्या वो लोग हैं जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जो रूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, शासन करते हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वॉर लड़ते हैं और टेरिटरीज को जीतते हैं, अपने एरिया को कंट्रोल करके रखते हैं, गाइड करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, जो शासन होते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। तो वो कौन है, वो राजन है, क्षत्रिय, राजन्या क्षत्रिय। तब तीसरा जो ग्रुप है वो वैश्य का क्या काम है, ट्रेड करने का, मेनली कैटल रियरिंग, मतलब पशु पालन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, ये सारी चीज़ें जो है छोटी मोटी, ये सारी चीज़ें कौन करता था, वैश्य, मतलब प्रोडक्शन का काम जो करता था वो वैश्य करता था। और शूद्र क्या करता था, जो एकदम नीचे लेवल का वर्क होता है, साफ सफाई करना, क्लीनिंग का काम, चीज़ें इधर से ढोना, लेबर का जितना वर्क है वो शूद्र करते थे। वैश्य ट्रेड करते थे, ट्रेड मीन्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारा चीज़ें। लेकिन शूद्र वो उसके नीचे का काम करते थे, साफ सफाई करना, चीज़ों को एक जगह से एक जगह दूसरी जगह ढोना, ये करना वो करना, ये सारे काम जो है वो शूद्र करते थे। ठीक, और तो ये सारी चीज़ें हमें मिला। 4 सोसाइटी को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, जो हम ऋग्वेद में सबसे पहले जानते हैं वर्णा के बारे में, पुरुषा सुक्तम में, तो इस तरह से बांटा गया। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा जो धर्मशास्त्र में देखते हैं, अब
पहले तो ऋग्वेद में पता चला, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड में धर्मशास्त्र में। धर्मशास्त्र में हमें क्या मिलता है वरना के बारे में, इसको द्विजास कहा गया। द्विजास क्यों कहा गया? तो ये जो ये देखिए, अब हम जो आपको लाइन जिसलिए बनाए थे वो मिटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। द्विजा क्या होता है? द्विजा कहा गया था, द्विजा ये होता है कि जैसे कि हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है, ये तीनों के पास क्या था? राइट था। किस चीज़ का राइट था? कि उनके पास राइट ये था कि वो एक सेकंड सॉरी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं वो क्या करते थे? उनको ट्वाइस बॉर्न कहा जाता था। 2 बार जिनका जन्म हुआ हो ट्वाइस बॉर्न कहा जाता था, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। और उसी ट्वाइस बॉर्न का नाम रख दिया गया द्विजास। उसी ट्वाइस बॉर्न को क्या नाम दे दिया गया? द्विजास। ये तीनों को क्या कहा गया? मीन्स द्विजास है ये तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऐसा क्यों कहा जाता है कि 2 टाइम बॉर्न का कॉन्सेप्ट ये कैसे आया? तो 2 टाइम बॉर्न का कॉन्सेप्ट ये आया क्योंकि देखिए जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है ना, तो एक तो उनका जन्म तब होता है जब वो इस वर्ल्ड में आते हैं। दूसरा, जब उन्हें स्क्रेड थ्रेड पहनाया जाता है। स्क्रेड थ्रेड मतलब पवित्र धागा, वो जनेऊ जिसे कहते हैं। तो उनका दूसरा मतलब दूसरा बार उनका जन्म होता है, ये माना जाता है कि पहले उस जनेऊ का बहुत इंपॉर्टेंस होता था हमारे सोसाइटी में, इवन अब भी है, लेकिन अब सिर्फ ब्राह्मण से ऐसा करते हैं। लेकिन उस टाइम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ऐसा करते थे, इसलिए इनको ट्वाइस बॉर्न और द्विजास भी कहा जाता है। मीन्स ये तीनों द्विजास हैं। और क्या बात थी जो धर्मशास्त्र से हमें पता चलती है? पहले तो द्विजास, ट्वाइस बॉर्न का कॉन्सेप्ट। दूसरा हमें पता चलता है कि इन्हीं तीनों को सिर्फ परमिशन थी कि वो वेदास को पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही परमिशन थी कि वो वेदास की स्टडी कर सकते हैं। शूद्र को अनप्योर माना जाता था, इसलिए उनको इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता था। ठीक है, अब तो सबसे पहले वैदिक में, फिर धर्मशास्त्र में देखा, और फिर महाभारत पोस्ट वैदिक पीरियड में इन सारी चीज़ों में पाया गया। धर्मशास्त्र में देखने कि हमें क्या मिला था। अब महाभारत में हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है वर्णा से रिलेटेड? पहला तो वर्णा को सबसे पहले महाभारत में बांटा गया था डिवाइड ऑन कलर बेसिस। कलर के बेसिस में उनको इन चारों वर्णा को बांटा गया, कलर के बेसिस पे महाभारत में सबसे पहले। तो ब्राह्मण्स को बोला गया ये वाइट है, राजन्या मतलब क्षत्रिय, और जो राजन्या का कॉन्सेप्ट था वैदिक में राजन्या ही बोला गया था क्षत्रिय को, लेकिन जब हम धर्मशास्त्र की स्टडी किए तब इस राजन्या को की जगह क्षत्रिय बोला गया, वहीं से ये राजन्या क्षत्रिय में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर राजन्या की जगह क्षत्रिय आ जाता है। ठीक है, ये तो हमें द्विजा और राजन्या की जगह क्षत्रिय आ जाना, ट्वाइस बॉर्न चाहे द्विजा एक ही चीज़ है, और अलाउड टू स्टडी वेदास। इन तीनों ये 3 चीज़ें हमें पता चली धर्मशास्त्र की। द्विजा वाला कॉन्सेप्ट पता चला, प्लस वेदा पढ़ने की परमिशन है ये पता चला, और राजन्या की जगह क्षत्रिय आ गया ये पता चला। कहाँ से? धर्मशास्त्र। और ऋग्वेदिक से भी इन चारों का कॉन्सेप्ट पता चला कि ऐसे सोसाइटी डिवाइडेड थी। ठीक, अब महाभारत में क्या हुआ कि कलर की बेसिस पे इस वर्ण को डिवाइड कर दिया गया। तो ब्राह्मण्स को वाइट बोला गया, राजन यानी क्षत्रिय को रेड बोला गया। ठीक है, ब्राह्मण्स को वाइट बोला गया, क्षत्रिय यानी राजन्या को रेड बोला गया, वैश्य को येलो बोला गया और शूद्र को ब्लैक बोला गया। ठीक, ये हुआ। तो फिर ये क्वेश्चन उठने, जब ऐसा डिवीज़न किया गया कलर के बेसिस पे कर दिया गया, तो फिर ऐसा क्वेश्चन उठने लगा कि आखिर जब हम सब का खून रेड है तो फिर ये कलर पे डिवीज़न क्यों हो रहा है? तो फिर क्या हुआ कि इस कलर पे डिवीज़न के बाद हम एक बिहेवियर पे डिवीज़न लाते हैं, उनके वर्क पे डिवीज़न लाते हैं, उनका जैसा बिहेवियर का जैसा काम है उस पर अब डिवीज़न करेंगे हम इन चारों वर्ण को। देखो, जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए क्या बोला गया? वो ट्रुथ और प्योर कंडक्ट है। ट्रुथ क्योंकि वो पुजारी हैं प्लस वो पढ़ाते हैं, गुरु हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, वो प्योर है, स्क्रेड है, तो वो क्या है? वो ट्रुथ एंड प्योर कंडक्ट, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया, ट्रुथ एंड प्योर कंडक्ट। फिर क्षत्रिय जिसके लिए रेड बोला जाता था, उनके लिए क्या करना जाना? एंगर, क्योंकि वो गुस्सैल होते थे, मार धाड़ करते थे। प्लेजर एंड बोल्डनेस, वो बोल्ड होते थे, एकदम मैदान में उतर आते थे लड़ने के लिए, तो वो चीज़ बोल्डनेस थी उनके अंदर, एंगर था, और वो प्लेजर मतलब वो हर तरह के भौतिक जीवन का सुख लिया करते थे। ब्राह्मण्स में क्या था? ट्रुथ एंड प्योर कंडक्ट। राजन्या क्षत्रिय में क्या था? एंगर, बोल्डनेस एंड प्लेजर।
और फिर वैश्य को बात करें तो वैश्य को जो कि हम पहले येलो कलर में बांटे थे, अब उसके में क्या आ जाएगा, कैटल रेयरिंग। वो क्या करते थे सबसे ज़्यादा, वैश्य ट्रेड का काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और पशुपालन करते थे, तो कैटल रेयरिंग। और शूद्र, शूद्र क्या करते थे, उनको क्या नाम था, इम्प्योर उनको माना जाता था, शूद्र को बहुत ज़्यादा इम्प्योर, और वो सर्वेंट की तरह काम करते थे, तो इसलिए उनको इम्प्योर कहा गया। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई। तो हमने देखा कि सब उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है वर्ण सिस्टम की। सबसे पहले हम ऋग्वेदा में पुरुष सूक्तम में ये 4 डिवीजन देखते हैं, इसके बारे में बताएगा कि इनका इनका ये काम है। फिर हमने देखा धर्मशास्त्र में कि द्विजा का कॉन्सेप्ट मतलब ट्वाइस बॉर्न का इन तीनों का है कि एक बार जब जन्म लेते हैं, एक बार जब जनेऊ पहनते हैं, 2 बार। फिर यही तीनों सिर्फ स्टडी कर सकते हैं वेदा में। फिर हमने महाभारत में देखा कि पहले कलर के बेसिस पे हमारा डिवीजन हुआ, व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक। फिर उससे मालूम होने लगे कि जब हम सब का कलर रेड है तो ये कलर वाइज डिवीजन का क्या मतलब है, तो फिर उनके बिहेवियर के बेसिस पे हमने डिवीजन किया। ठीक है, तो ये था ओरिजिन हमारे वर्ण सिस्टम का। इसमें हम एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा मैरिज का क्या सिस्टम चल रहा था उस टाइम वर्ण को लेके, ये भी आपको हम बता देते हैं। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, वरना हम इसको रिलीज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अगर नोट करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इरेज करते हैं। चलो, ठीक है, अब हम इसमें आपको ये बताएंगे कि मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है इस वर्ण को लेके, क्या मतलब लोग रूल्स बने थे कि क्या कैसे हो सकता है, कौन से ग्रुप की फीमेल कौन से ग्रुप के मेल से शादी कर सकती है, किस ग्रुप के पर्सन किस ग्रुप से शादी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड की हुई थी उस टाइम में वर्ण के अकॉर्डिंग। तो अब हम आपको वो बताती हूँ, ये सारी चीज़ें तो आप जान लें, ट्वाइस बॉर्न, द्विजा और सफ़ेद हीरों को पढ़ने का हक था वेदास, क्योंकि इसको इम्प्योर माना गया। अब देखते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर ये था हमारा ब्राह्मण, फिर हमारा क्षत्रिय, फिर हमारा वैश्य और फिर हमारा शूद्र। ठीक, तो जो ब्राह्मण थे, देखिए जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे, ठीक, और जो वैश्य और शुद्ध थे, देखो मैरिज में तो यही कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो हमारा मैरिज था इस टाइम में, उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता था कि जो बिलो कास्ट की लड़की है, बिलो कास्ट की जो गर्ल है, वो अपर कास्ट के बॉय से शादी कर सकती है। बिलो कास्ट की जो गर्ल है वो मैरिड विद अपर कास्ट, ठीक है, लेकिन अपर कास्ट की जो गर्ल है नॉट मैरिड विद लोअर कास्ट। बिलो कास्ट गर्ल मैरिड विद अपर कास्ट कर सकती है। अब इसके पीछे भी रीज़न था, वो यूं ही कोई चीज़ नहीं बना दिया करते थे, इसके पीछे रीज़न था। बिलो कास्ट गर्ल मैरिड विद अपर कास्ट, बट अपर कास्ट गर्ल नॉट मैरिड विथ लोअर कास्ट, मैरिड विथ लोअर कास्ट। आपके दिमाग में चल रहा हो कि ऐसा क्यों, अब इसमें क्या दिक्कत है, अब भी तो वही चीज़ चली आ रही है कि आज भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कि लोअर कास्ट के में अपर कास्ट में कर लेते हैं उनको तो नॉर्मल, लेकिन अपर कास्ट वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम लोअर कास्ट में अपने लड़की की शादी नहीं करेंगे। आज तक वो चीज़ एग्जिस्ट करते हुए बताइए उस टाइम में कितनी स्ट्रांगली ये चीज़ वर्क कर रहा होगा, इतने सालों पहले की बात है। इतनी सोसाइटी बदल गई लेकिन ये चीज़ नहीं बदला, तो सोचिए ये चीज़ कितना स्ट्रांगली, इसका जड़ कितना मजबूत है हमारी सोसाइटी में। तो देखते हैं जैसे कि क्या होता था, देखिए जैसे ब्राह्मण है, इधर टॉप मोस्ट रैंक 1 है इनका, क्षत्रिय रैंक 2 और ये रैंक 3। सिर्फ शूद्र का ही था कि जो शूद्र की लड़की है, इसके देखो वो अपर क्लास से कर सकते हैं, तो ये इससे भी कर सकती है, इससे भी कर सकती है और इससे भी कर सकती है। ठीक, शूद्र के पास क्या ऑप्शन है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों ऑप्शन है कि वो शूद्र की लड़की इससे कर सकती है। ठीक, तो शूद्र का था, लेकिन वैश्य का देखें तो वैश्य के ऊपर कितने लोग हैं, क्षत्रिय है ब्राह्मण, तो वैश्य की लड़की क्षत्रिय से भी कर सकती थी और ब्राह्मण से भी कर सकती थी। ठीक, अब देखो, अब क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों से कर सकती थी, और ब्राह्मण की लड़की अगर चाहे तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तक से भी शादी कर सकती थी, इवन शूद्रा से भी कर सकती थी अगर ब्राह्मण कम्युनिटी उसे परमिशन दे तो। देखिए अब हम उसको क्लियरली आपको समझाते हैं कि चल रहा है, थोड़ा हौच पौच हो गया।
क्या आपको बता रहे हैं, बड़ी खिचड़ी पक गई है, अब आपको बताते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ जाएंगे अगर कोशिश करेंगे तो। देखिए ये रूल क्या था कि लोअर क्लास की लड़की अपर क्लास से शादी कर सकती है, ठीक है, लेकिन अपर क्लास का लोअर क्लास से नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन जो ब्राह्मण्स था उस केस में, जो ब्राह्मण्स थे, अब ब्राह्मण के ऊपर तो कोई है नहीं तो आप वो कहाँ जाएंगे, तो ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से भी कर सकते थे, वैश्य से भी कर सकते थे, इवन शूद्र से भी कर सकते थे अगर ये परमिशन दे तो। बहुत एक्सेप्शनल केस में ये परमिशन देते थे कि एकदम टॉप क्लास को एकदम बिलो क्लास में भेज दे तो प्रॉब्लम तो होती, लेकिन अगर ये परमिशन दे तो ये भी चीज़ें हो सकती थी ब्राह्मण्स के साथ। तो ब्राह्मण सबके साथ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट शूद्र के साथ थोड़ी सी परमिशन वाली बात हो जाती थी थोड़ा। लेकिन अब राजा की बात करें तो जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण के साथ भी कर सकते थे, वैश्य के साथ भी कर सकते थे और शूद्र के साथ भी कर सकते थे, वो ये उनकी मर्जी थी। बट शूद्र को एक ऐसा एक्सेप्शनल मान लिया जाता था, लेकिन मेनली वो करते क्या थे, वैश्य और ब्राह्मण से ही करते थे। लेकिन हमको देखिए हम एज ओवरऑल लेके चलते हैं, मतलब कंफ्यूज जाते। ब्राह्मण भी इन तीनों से कर सकते थे, राजन भी इन तीनों से कर सकते थे, लेकिन वैश्य जो है ना या तो वो क्षत्रिय से कर सकते थे या तो ब्राह्मण से कर सकते थे, शूद्र से नहीं कर सकते थे। और जो शूद्र है उसके पास उसका खुद का ऑप्शन नहीं होता था, शूद्र के पास उसका खुद का ऑप्शन नहीं होता था कैसे किससे शादी करेगा, वो खुद से ही मतलब उसकी खुद की कम्युनिटी में शादी होती थी और अगर ये लोग चाहे तो इससे शादी कर सकते थे। समझे आप? अच्छा नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट की काम इसको समझने की कोशिश करिए। बस इतना समझ लीजिए ना कि बिलो कास्ट की जो गर्ल है वो मैरिड विद अपर कास्ट कर सकती है, लेकिन अपर कास्ट की जो गर्ल है नीचे वाले कास्ट से नहीं कर सकती। एक्सेप्शन जो ब्राह्मण्स थे, अब उससे ऊपर तो कुछ था नहीं तो वो तीनों में कर सकती थी, इसके साथ थोड़ा सा अभी बहुत नीचे हो जाता था तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता था, थोड़ी परमिशन लेनी पड़ती थी। राजन के केस में भी वही है, वो ब्राह्मण से भी कर सकता था, वैश्य से भी कर सकता था, शूद्र के साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन होता था, बहुत कम होता था कि शूद्र से कर ले। वैश्य जो है वो राजन से भी कर सकते थे, ब्राह्मण से भी कर सकते थे, उसके ऊपर ये दोनों है तो कर सकते थे। और शूद्र का क्या है, शूद्र अगर शूद्र के लिए प्रपोजल आता है वैश्य से भी, क्षत्रिय से भी, ब्राह्मण से भी, तो तीनों से उसकी शादी हो सकती थी। सीधी बात, सीधा कॉन्सेप्ट, बस अपने दिमाग में ये रखिए कि बिलो कास्ट की गर्ल मैरिड विद अपर कास्ट। वही बस देखिए ना किसके ऊपर कौन आ रहा है, ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं था तो तीनों ऑप्शन था, राजा है तो राजा तो किसी से भी कुछ भी मैच कर सकता था, उसके पास सारा राइट है, तो इससे भी कर लिया, इससे भी कर लिया, इससे भी कर लिया, ठीक। वैश्य के ऊपर उसके पास तो नॉर्मल मिडिल पर्सन है तो उसके पास जो उसके ऊपर दो रहेंगे उसी से शादी करेगा, तो ये दोनों से कर सकता था। अब शूद्र अगर चाहे तो कर सकता है, न चाहे नहीं कर सकता, उसके पास तो तीनों है, जिससे मन करे उससे करे, जिसके लिए उसका प्रपोजल आ जाए कर सकता है आराम से, ठीक है। तो ये था। अभी मैरिज पढ़ने के बाद हम इसका ओरिजिन पढ़ चुके हैं, अब इसका नेचर पढ़ते हैं और डीमैरिज पढ़ते हैं। तो आइए अब इसका नेचर पढ़ेंगे हम। हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि पहले हमने ओरिजिन देख लिया है वर्ना सिस्टम का पूरा और इसके मैरिज से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन थे वो भी देखा। अब हम इसका नेचर देखेंगे। तो नेचर में क्या है, बेस्ड अपॉन ऑक्यूपेशन एंड इंडिविजुअल क्वालिटीज़। तो जो वर्ना सिस्टम होता था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड करता था, ये मैटर नहीं करता है कि आप पैदा किस वर्ण सिस्टम में हुए। अगर आप क्षत्रिय में पैदा हुए हैं, अगर आप क्षत्रिय हैं लेकिन आपने ब्राह्मण आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत ज़्यादा सब कुछ पढ़ा लिखा, टीचिंग बहुत ज़्यादा पढ़ लिखा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आप एजुकेशन गेन कर चुके हैं, तो आप ब्राह्मण में इंक्लूड कर देंगे। जैसे विश्वामित्र जैसे विश्वामित्र थे एक क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा तपस्या की, इतना तप किया, इतना ज्ञान एनलाइटमेंट किया कि वो किसके कैटेगरी में आ गए, वो ब्राह्मण्स की कैटेगरी में आ गए, ठीक। दूसरा, क्योंकि ऑक्यूपेशन तो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, तो उनका ऑक्यूपेशन जो था भले मतलब उनका बाय बर्थ तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो ऑक्यूपेशन क्या फॉलो करते गए, मतलब सॉरी बाय बर्थ तो वो क्षत्रिय थे, बट वो क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करते गए, ये ब्राह्मण्स वाला ऑक्यूपेशन फॉलो करने लगे और उनकी क्वालिटीज़ भी उसी तरह डेवलप हो गई और फिर वो क्या बन गया, ब्राह्मण विश्वामित्र, ठीक। जबकि वो थे क्षत्रिय। अब क्या देखें, फ्लैक्सिबल सिस्टम, एक बहुत ही फ्लैक्सिबल सिस्टम था वर्ण सिस्टम हमारा। मोबिलिटी बाय हार्ड वर्क के थ्रू मोबिलिटी हो सकती थी, ऊपर के लोग नीचे, नीचे के लोग ऊपर जा सकते थे। जैसे विश्वामित्र का ही आपने एग्जाम्पल दिया, वो एक क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या, इतना कड़ा मेहनत किया, इतनी ज्ञान अर्जित की कि वो फिर ब्राह्मण हाई लेवल वाले पोस्ट पे चले गए। फिर जैसे और वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वो वाल्मीकि जी शूद्र थे, ठीक, शूद्र थे लेकिन उन्होंने जिन्होंने रामायण लिखी है,
तो उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने शूद्र से अपने आप को कहाँ ला दिए, ब्राह्मण्स वाली कैटेगरी में ला दिए। वो कितने बड़े बड़े थॉट्स दिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोली, इतना सब कुछ किया, इतना ज्ञान किया, तो वो शूद्र से सीधे कहाँ गए, ब्राह्मण से। क्षत्रिय से तो ब्राह्मण में आना ठीक है, लेकिन वो शूद्र से उठ के ब्राह्मण में आ गए। ठीक, तो इट्स अ बिग थिंग। फिर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये जिस डिवीजन ऑफ लेबर पे काम करता है, जिसका जैसा काम उसका उसको उस वर्ण में रखा जाएगा। अगर आप पढ़ाने और पूजा पाठ का काम करते हैं, ज्ञान का काम करते हैं, तो ब्राह्मण हो गए। अगर आप मार धाड़ और शासन करने का काम करते हैं तो आप क्षत्रिय हो गए। अगर आप ट्रेड करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आप क्या हो गए, आप वैश्य हो गए। और अगर आप क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, सबसे लोएस्ट लेवल का काम करते हैं, तो आप शूद्र हो गए। तो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, जिसका जैसा काम उसको ऐसे उस कैटेगरी में हम रख देंगे। ठीक, अब उसके बाद में द अंडरलाइंग रीजन फॉर अचीविंग वर्नास, जो बहुत ये वर्नास को अचीव करने का जो था कि नीचे से ऊपर उठ जाए, इसके पीछे भी एक रीज़न था। वो क्या था, मोक्ष का। जैसे कि हम मानते थे कि जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। तो अच्छे कर्म क्या, किसी को ज्ञान देना, तो टॉप मोस्ट जैसे हायरार्की हमें बनी थी ना, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबसे टॉप अच्छा काम किसका था, ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का, फिर शूद्र का, फिर वैश्य का। वैसे तो काम तो सबके अच्छे हैं, बट मुझे एक तरह से उस समय देखने का नजरिया था कि टॉप मोस्ट ज्ञान देने का, गुरु का स्थान सबसे ऊपर, वो गॉड का स्थान था। तो वो यहाँ से उठ के यहाँ जाएंगे, और जब ये अच्छा वाला काम करेंगे तो जब उसके बाद हमें क्या होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो क्यों ना हम मेहनत करके यहाँ से यहाँ चले जाए, मतलब शूद्र से वैश्य से ब्राह्मण क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। तो ये अचीविंग करने का एक मोटिव था कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे बांटते थे, जिसको जैसा काम रहेगा वो उस कैटेगरी में रहेगा, उस वाला सिस्टम में रहेगा, फ्लेक्सिबल था, कोई भी अपनी मेहनत से कहीं भी जा सकता था, जैसा उसका काम होगा उसके हिसाब से। फिर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जो जैसा ऑक्यूपेशन फॉलो करेगा और एक इंडिविजुअल की जैसी क्वालिटी रहेगी, उस क्वालिटी की रहेगी। सिर्फ ऑक्यूपेशन फॉलो करना इज नॉट इनफ, आप उसके लिए काबिल भी हो कि नहीं। आप बुक्स पढ़ रहे हो, लेकिन आप उसके काबिल हो, पढ़ पा रहे हो कि नहीं। अगर क्वालिटी है तभी तो आप इसमें ब्राह्मण्स की कैटेगरी में जाओगे। इन्हीं की आप पढ़ रहे हो तो आप बस ब्राह्मण्स हो गए। उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक, तो अब फट से ये था नेचर्स। अब हम इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। जैसे कि इट डिड नॉट अलाउ द इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर, जैसे कि शूद्र है तो शूद्र ये ना एक्सप्लोर करने को नहीं देता है किसी इंडिविजुअल को। जैसे शूद्र है तो शूद्र बहुत सारा क्या, आप जहाँ पे जहाँ लोगों का पानी निकलता है जिस कुएं से, वहाँ पे शूद्र नहीं आ सकते, शूद्र उसको टच नहीं कर सकते, शूद्र वेदास नहीं पढ़ सकते। तो जब वो सब ये सब करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो उनको नॉलेज कहाँ से होगी और वो इस कैटेगरी तक पहुँचेंगे कैसे। तो वो एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देते, तो वो आगे वाली कैटेगरी तक पहुँचेंगे कैसे। फिर इट क्रिएटेड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब जब इनके साथ इतना ज़्यादा, शूद्र के साथ इतना ज़्यादा बुरा होगा, तो क्या वो ऊपर वाले से मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, शुद्ध और बाकी तीन ऊपर वालों से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है आखिर। ठीक, फिर इट गिव द सोशल टेंशन, और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इधर से भी दबाव, उधर से भी दबाव, तो इससे एक सोशल टेंशन क्रिएट हो जाएगा हमारी सोसाइटी में, एक तरह का टेंशन, और एक दूसरे के लिए भेदभाव, और एक तरह से बुरी नज़रिए से देखना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से इतना ज़्यादा हाई लेवल पे ये बढ़ गया, ये वर्ना सिस्टम का मतलब बहुत ही बुरा यूज़ होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ें क्या हुआ कि जो थे शूद्र, वो बोले हम ये ऐसा नहीं करेंगे, हम क्यों सफाई करें, हम नहीं करेंगे। वो लड़ने लगे अपने हक के लिए कि हमें भी बराबरी का हक चाहिए, राइट चाहिए। और ब्राह्मण्स क्या करने लगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझने लगे। ऊंचा समझने की वजह से वो दबाव बनाने लगे अपने नीचे वालों पे। क्षत्रिय जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कवर करने पे ध्यान देने लगे। मतलब सब अपने रियल पाथ से डेविएट होके इधर उधर चले गए, जिसकी वजह से जो रियल एम था वरना का वो पूरा नहीं, मतलब वो पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह से धीरे धीरे करके वरना डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी खत्म हो गई। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया इन सब चीज़ों की वजह से, जो बेकार तरीके से ये फॉलो करने लगे थे। अगर मेरी इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।